प्रिय छात्रों, नमस्कार। बरमाज आईएएस की इस इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिटों के बारे में जानेंगे और हम शुरू करते हैं रिटें। देखिए, भारतीय संविधान में 5 रिटों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, प्रतिषेध। नंबर 4, अधिकार परीक्षा। और नंबर 5 है कि जिसको हम कहते हैं सर्क्युलरी, हम कह लें अंग्रेजी में, और हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं सर्क्युलरी के अलावा उत्प्रेषण। ये 5 रिटें हैं। इन 5 रिटों को निकालने की शक्ति देखिए यहां पर। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) में है। और नंबर 2, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में। ये देखिए, 2 चीजों की हम बात यहां पर रिटों के संदर्भ में यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 32 और 226 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 32 में जो रिट निकाली जाएगी वह उच्चतम न्यायालय के केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, और दूसरी चीज यहां पर देखिए, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध और व्यक्ति के विरुद्ध। और दूसरी चीज देखिए, जब हम अनुच्छेद 226 की बात करते हैं तो यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य विधिक अधिकारों के संदर्भ में भी ये रिट निकाली जा सकती है। तो अब यहां पर आप देखें, अन्य विधिक अधिकारों के संदर्भ में ये भी रिट निकाली जा सकती है। अगली चीज यहां पर देखिए, अनुच्छेद 32 में जो रिट स्वीकार करने से उच्चतम न्यायालय मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय रिट निकालने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह इसका विवेकीय अधिकार है। अर्थात उच्च न्यायालय चाहे तो रिट निकालने से मना कर सकता है, क्योंकि यह इसका मौलिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार ये 3 अंतर आपको दिखाई पड़ते हैं। पहला अंतर, ये केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक के साथ साथ विधिक अधिकारों के बारे में भी निकाल सकता है। दूसरा अंतर, जहां तक उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो रिट निकालने की बात है वह बाध्य है, लेकिन उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। तीसरा अंतर,
जहां पर उच्चतम न्यायालय संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र के लिए रिट निकाल सकता है, उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता में रिट निकाल सकता है। यही केवल 3 अंतर है। अब हम बात करते हैं एक एक रिट के बारे में। एक एक मिनट में आप पढ़ के तुरंत देखिए कि है क्या, तुरंत हम इसको रिवाइज करके आपको ये रिटें बताते हैं। यहां पर देखिए पहली रिट जो है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यहां पर जो हम कहना चाहते हैं कि इस रिट को जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है किसी प्राधिकारी के द्वारा, उसका कोई मित्र, कोई संबंधी या उसका कोई शुभचिंतक, कोई भी इस रिट को निकाल सकता है। और यह रिट किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध होती है जिसने कि किसी को गिरफ्तार किया है, जो कि जिसने कि किसी को गिरफ्तार किया है, किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध होती है, जो किसी को गिरफ्तार किए हुए है। और कौन ला सकता है ये रिट? बंदी या गिरफ्तार व्यक्ति का कोई रिश्तेदार, शुभचिंतक, मित्र, कोई भी हो सकता है। किसके विरुद्ध ये रिट नहीं निकाली जा सकती, इस चीज को भी आप देखिए। किसके विरुद्ध ये रिट नहीं निकाली जा सकती, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और कब नहीं निकाली जा सकती। यहां पर एक चीज ये भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति विधि के अनुसार गिरफ्तार किया गया है और या यहां पर देखिए न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है, तो ऐसी व्यक्ति के बारे में जो गिरफ्तार है उसके लिए कोई भी रिट नहीं निकाल सकती। परमादेश, इसके बाद दूसरी रिट देखिए जिसको कि हम कहते हैं परमादेश। परमादेश की रिट क्या है? परमादेश का शाब्दिक अर्थ है कि मैं आदेश देता हूं या हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा, कौन सा न्यायालय होगा? ये जो कोई बड़ा न्यायालय होगा वह किसी लोक प्राधिकारी से यह कहता है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कि भाई आप अपने विधिक दायित्व को क्यों नहीं कर रहे हैं, और विधिक दायित्व को अगर कोई व्यक्ति करने से असफल रह जाता है तो उसके लिए यह रिट निकाली जाती है। विधिक दायित्व को ना करने पर यह रिट निकाली जाती है। यहां पर आप देखिए, लेकिन यह रिट किसके विरुद्ध नहीं निकाली जा सकती? यहां पर देखिए, यह रिट जो है निजी व्यक्ति या लोक निकाय, यहां पर देखिए कोई भी व्यक्ति जो निजी व्यक्ति है या बिना विधिक शक्ति के, अगर किसी बिना विधिक शक्ति के अगर कोई कार्य कर रहा है तो भी मान लीजिए कि उसको ये नहीं है कि विधिक शक्ति के बिना कार्य करने का मतलब उसको ये नहीं है कि वह विधिक अधिकार के अंतर्गत इस कार्य को करे, मानी विधिक उसको बाध्य नहीं करती है कार्य करने के लिए, तो भी उसके विरुद्ध रिट नहीं निकाली जा सकती। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर देखिए, जहां कोई भी कार्य व्यक्ति का विवेकीय कार्य है तो भी रिट नहीं निकाली जा सकती। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध रिट नहीं निकाल सकती। न्यायिक क्षेत्र में कार्य करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्य रिट नहीं निकाली जा सकती। अब यहाँ पर देखिए, यह रिट किसके किसके विरुद्ध निकाली जा सकती है? एक तो देखिए प्राधिकारी के साथ साथ दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, लोक निकाय किसके विरुद्ध निकाली जा सकती है?
जा सकती है। एक तो प्राधिकारी, दूसरी चीज यहां पर देखिए, अवर न्यायालय के विरुद्ध, अवर न्यायालय यानी छोटे न्यायालय, दूसरी चीज अधिकरण के विरुद्ध। अगली चीज देखिए अधिकरण के विरुद्ध, यहां पर देखिए जो राज्य है, जैसे स्थानीय प्राधिकारी, और अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी के विरुद्ध भी यह रिट नहीं निकाली जा सकती, के विरुद्ध ही यह रिट निकाली जा सकती है। किसके विरुद्ध यह रिट निकाली जा सकती है? प्राधिकारी हो, लोक प्राधिकारी, जिसको कि आप यहां पर देखें, अवर न्यायालय, अधिकरण, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इनके विरुद्ध ये रिट निकाली जा सकती है। अब उसके बाद तीसरी रिट आती है जिसको कहते हैं प्रतिषेध। तीसरी रिट हमारी है प्रतिषेध। प्रतिषेध के रिट उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालयों के विरुद्ध यह रिट निकाली जाती है कि जब वे अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करते हुए या अधिकारिता सीमा के बाहर जाते हुए कोई न्यायिक कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा यानी बड़ा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिसको कहें, द्वारा ये किसके विरुद्ध? अवर न्यायालय। अवर न्यायालय में कौन से न्यायालय आएंगे? जैसे जिलेवार के न्यायालय के विरुद्ध कब निकाली जाती है? जब ये अपने न्यायिक अधिकारिता सीमा का उल्लंघन करते हैं। अपनी न्यायिक अधिकारिता सीमा का ये उल्लंघन करते हैं, तभी ये निकाली जा सकती है। अब यहां पर देखिए एक चीज है कि किसके विरुद्ध ये नहीं निकाली जा सकती। यहां पर देखिए निकाली जा सकती, किसके विरुद्ध ये नहीं निकाली जा सकती है? एक चीज यहां पर देखिए, न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध, दूसरी चीज है विधायी, निकाय के विरुद्ध, और तीसरी चीज है निजी व्यक्ति के विरुद्ध। कुल मिलाकर के हम यहां पर कह दें कि ये जिले न्यायालय के विरुद्ध ये रिट निकाली जा सकती है। अब अगली चीज हम यहां पर बात करते हैं उत्प्रेषण की। अब यहां पर देखिए उत्प्रेषण, उत्प्रेषण के रिट में क्या क्या चीज होती है? यहां पर देखिए उत्प्रेषण की रिट तब आती है जब न्यायिक प्रक्रिया का कार्य पूरा हो गया है। उत्प्रेषण की रिट तब आती है, ये रिट तब आती है जब न्यायिक प्रक्रिया का कार्य पूरा हो गया है। यह भी
अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध निकाली जाती है। यह भी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ही निकाली जाती है और उत्प्रेषण की रीट जारी करने का उद्देश्य होता है कि लग्न न्यायालय में लंबित किसी बात को या तो स्थानांतरित करना या तो उसके निर्णय को खारिज कर देना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उत्प्रेषण का उद्देश्य क्या है कि लग्न न्यायालय में लंबित वाद को नंबर 1 या तो किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर देना या उसे खारिज कर देना। ये इसके दो ही उद्देश्य हैं। अब उसके बाद आप यहां पर देखिए, जो उत्प्रेषण की रीत है, यहां पर दो रूप है इसका। अगर हम इसको उद्देश्य के साथ साथ इसको देखें कि इसका रूप क्या है, उपचारात्मक भी है और निरोधात्मक भी है। रूप, इसका स्वरूप क्या है? नंबर 1 निरोधात्मक, मतलब रोकना, और दूसरी चीज है उपचारात्मक। दोनों रूपों में काम करती है यह रीट। अब उसके बाद अंतिम रीट और 5वीं रीट है, जिसको कि हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के रीट में क्या है? इसका अशाब्दिक अर्थ है पूछने का अधिकार। किसी लोक प्राधिकारी से न्यायालय रीट के माध्यम से यह पूछता है कि वह लोक प्राधिकारी किस अधिकार से उस पद पर है, यानी हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। परीक्षा अर्थात पूछने का अधिकार। इस रीट से अधिकार परीक्षा, इस रीट से न्यायालय किसी लोक प्राधिकारी से यह पूछता है कि वह किस विधिक अधिकार से अपने पद पर है। अब यहां पर देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए वह जांच करता है, और जांच करने पर अगर पाता है कि वह विधि पूर्वक अपने पद पर नहीं है तो उसके पद को हटाया जा सकता है। बस ये 5 रीटें हैं और इस 5 रीटों में देखिए, लोक प्राधिकारी के अतिरिक्त निजी व्यक्ति के सामने कोई रीट नहीं की जा सकती। अच्छा, तो भाई ये हमारी 5 रीटें यहीं पर पूरी होती हैं। आपको इसके बारे में कुछ और जानना है या और कुछ पूछना है? क्योंकि कुछ लोगों ने पर्सनली मिलकर मुझसे कहा था कि सर रीट पर कुछ और बना दीजिए, खास करके अनुच्छेद 32 और 226 में अंतर बता दीजिए। तो ये चीजें हमने यहाँ पर कर दिया था। अब उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छा भाई, धन्यवाद।